नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 130वें संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें ऐसा प्रावधान है कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर कोई भी मंत्री हो, अगर 30 दिन तक कोई उसके ऊपर आरोप लगता है, 30 दिन तक जेल में रहता है, इस्तीफा नहीं देता है, तो 31वें दिन उसे उसके पद से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। हालांकि इस विधेयक को पहले जेपीसी में भेजने की बात कही गई है। आने वाला जो सत्र होगा उसमें जेपीसी की एक कमेटी बनेगी, उसमें चर्चा होगी, उसके बाद यह विधेयक कानून का रूप लेता है नहीं लेता है वो एक अलग मसला है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से विपक्ष खिलाफत तो कर ही रहा है, ममता बनर्जी ने जेपीसी में जाने से भी इनकार कर दिया है और साथ ही पूरे विपक्ष को वो कह रही हैं कि जेपीसी में वो भाग ना ले बल्कि पूरे तौर पर इसका विरोध करें। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ममता बनर्जी विपक्ष से अलग जो लीग पर चल रही हैं, इसके क्या मायने हैं? अभिषेक जी, मुझे लगता है इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है। आप देखिएगा, ममता जी ने पिछले कुछ वर्षों में एक प्रकार से सेंटर को हर तरीके से चैलेंज करने की कोशिश की है। जितने भी अपने लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, उसको बार बार उन्होंने क्वेश्चन किया है। आपको ध्यान होगा उन्होंने किस प्रकार से एक विधेयक पारित करके ये कह दिया था कि अब सीबीआई राज्य सरकार के परमिशन के बिना बंगाल में घुस नहीं सकती है। अब इनफैक्ट कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है उनका, जिसमें ममता जी को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 4 ऐसे ऑफिशियल्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं जिन्होंने मतदाता सूची में फेक लोगों के नाम जोड़े हुए हैं, और ये पता चला है, ये पकड़ा गया है, और इन लोगों को हटाया जाए, इन पर एफआईआर की जाए। ममता जी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई कि नहीं, हमें नहीं हटाएंगे। फिर उन्होंने हटाया, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं कराया है। तो ये कई बार होता है अभिषेक जी कि जो नॉर्मल प्रोसीजर्स वे हैं हमारे, उसको भी एक तरह से चैलेंज करने की बात होती है। अब देखिए जेपीसी क्या है, जेपीसी तो एक चर्चा का ही विषय है। कल को आप लोकसभा का बहिष्कार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते ना कि हम लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं भेजेंगे। जेपीसी एक पार्ट है, लोकसभा में जितनी कमिटीज बनती है उसका एक कंसल्टेटिव पार्ट है। कोई भी बिल होती है उस पर चर्चा करने के लिए एक स्मॉल ग्रुप बनता है, जिसमें चर्चा करने के बाद कोई भी बिल एक मूर्त रूप लेता है और फाइनली प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप किसी बिल में डिटेल्स ही नहीं बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपने सजेशंस ही नहीं बताएंगे, तो किस प्रकार से कोई एफिशिएंट बिल आएगा? इसका मतलब तो है कि बस हम विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, बस हमें कुछ भी नहीं मानना है, केंद्र कुछ भी लेके आएगा हम उसका विरोध ही करेंगे। ये उस प्रकार की राजनीति और बहुत नेगेटिव राजनीति अभिषेक जी। जो बिल भी है, अब देखिए कितना एक ऐसा बिल है जिसका हम लोग दशकों से इंतजार कर रहे थे। हम हमेशा चौक चौराहों या ऐसे इस प्रकार के डिबेट्स में जब भी बात करते हैं तो हमेशा कहते थे कि राजनीति को साफ करने की जरूरत है, दागी लोगों को हटाया जाना चाहिए, जेल से लोग क्यों चलाते हैं हमारी सरकारें। और जब एक्चुअल में सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसमें सिर्फ ये कह रही है कि जेल से आप सरकार मत चलाइए और कुछ नहीं कह रही है, ना वो आपका रिप्रेजेंटेशन ले रही है, ऐसा नहीं है कि आप एमपी एमएलए बनना सीज कर जाएंगे, ना वो किसी प्रकार से आपको कन्विक्ट कर रही है, बस कह रही है कि जो सीएम पीएम मिनिस्टर का रोल है उसको आप जेल से सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अगर 1 महीने से ज्यादा जेल में तो उसे रहने दीजिए और जिस दिन रिलीज होंगे उस दिन वापस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता अभिषेक जी। तो जेपीसी में जब अपने सांसदों को नहीं भेजेगी ममता बनर्जी, उससे विपक्ष पर कोई फर्क पड़ेगा? विपक्ष की मजबूती पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, अगर वो विपक्ष का कोई एक पार्टी है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज रहा है तो इससे किसी और का पार्टी का नुकसान है। और ये दिखता है कि जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको इनवाइट किया जा रहा है बातचीत करने के लिए, उनके इनपुट्स देने के लिए, अगर उसमें आने से ही इनकार कर देंगे। आपको याद होगा वक्फ वाले जेपीसी में भी क्या हुआ था। वक्फ के जेपीसी में इन्हीं के सांसद थे जिन्होंने वहां पे वो बोतल फोड़ दिया था और उनके हाथ में वो चोट लग गई थी। तो जेपीसी को तो एक तो आप कहते हैं कि सरकार अपने मन से बिल लेके आ गई है, उसको पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब जेपीसी में भेजती है तब जेपीसी में तो कम से कम आप जाएंगे, वहां तो बताएंगे कि आपको क्या दिक्कतें हैं बिल से। अगर वो भी नहीं करेंगे और सिर्फ सड़कों पे विरोध करते रहेंगे, भाषणों में विरोध करते रहेंगे, इसका मतलब आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। फिर तो कुछ भी केंद्र लेके आएगा तो आप ऐसे ही नकारते रह जाएंगे। अच्छा, इस बिल की अगर बात करें सर, अगर ये बिल कानून बन जाता है, 1% अगर मान लें बिल कानून बन जाता है, उसके बाद इसे धरातल पर उतारेंगे कैसे? क्योंकि इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। 1 महीने में आप कहेंगे कि आप या तो जमानत लेकर आए, नहीं जमानत मिलती है। हमने सत्येंद्र जैन का मामला देखा, अरविंद केजरीवाल का मामला देखा। सत्येंद्र जैन के मामले में तो कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि आधार क्या है आपकी गिरफ्तारी का, आपने जो गिरफ्तार किया।
तो पॉलिटिकल एलिगेशन भी लगते हैं, उसमें उसको कैसे काउंटर किया जाएगा या फिर उन चीजों से कैसा बचा जाएगा? अच्छा सवाल अभिषेक जी। देखिए, कोई भी जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी को 30 दिन जेल में कम से कम रखा जाएगा, उसमें ये देखिए सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, मैं ईडी का एग्जांपल लेता हूं या सीबीआई का एग्जांपल लेता हूं। वो ज्यादा से ज्यादा पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, उसमें कुछ विसंगति मिले तो गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन देश की कोई भी एजेंसी इंक्लूडिंग पुलिस, सबसे पहला नियम यही है, किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको रीजन बताते हैं कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है। फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको कस्टडी देता है, या तो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी देता है, और वो बोलता है कि इतने दिनों के रिमांड पे मैं भेज रहा हूं। फिर उसको आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सरकार इन्वॉल्व नहीं है। जुडिशियरी जब तक नहीं बोलेगी कि हाँ ये व्यक्ति जेल में या कस्टडी में रहना चाहिए 30 दिन से ऊपर भी, तब तक अगर वो नहीं बोलेगी तब तक वो नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको देश के वो पूरे लोकतांत्रिक प्रोसेस पर विश्वास करना पड़ेगा, जहां एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व है और जुडिशियरी भी इन्वॉल्व है। और फिर अभिषेक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 30 दिन के बाद कुछ ऐसा कह दिया जा रहा है कि बंदा कन्विक्ट हो गया या एमपी एमएलए वो बनना बंद हो जाएगा बंदा, या वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जेल से आप सीएम या मिनिस्टर मत रहिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपका या आपकी पार्टी के नहीं, इस राज्य की सारी जनता का नुकसान हो रहा है। तो कुछ दिनों के लिए जब तक आप जेल में हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दीजिए, और जिस दिन हम वापस लौट के आएंगे उस दिन आप फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। इसमें गलत क्या है? इस बिल के प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल तो नहीं रहे कहीं? अभिषेक जी, केसेस आए हैं, और वो दिल्ली इनफैक्ट एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें सबको ये दिखा है। देखिए, 5 महीने तक किसी व्यक्ति ने जेल में रह के सरकार चलाई। सोचिए आप, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पूरे दिल्ली का नुकसान हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जेल के बाद बाहर आकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तब जाके उन्होंने अतीशी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या अतीशी पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी? उन्हीं की पार्टी की थी, उन्हीं की सरकार थी। लेकिन 5 महीने तक आपने उस राज्य का नुकसान किया कि उसके सारे प्रोसेसेस का। आप तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी को देख लीजिए, 8-8 महीने तक हम मिनिस्टर बने रहते हैं। तो ऐसे जहां भी केसेस है, यही कहा जा रहा है कि पूरा राज्य सफर कर रहा है आपके इनएक्शन से, आपके जेल में रहने से। तो जब तक आप जेल में, तब तक उस कर्तव्य का निर्वहन मत कीजिए। मतलब सत्ता के लिए कुर्सी से ना चिपके रहें। अगर आपके ऊपर आरोप है तो उस आरोप को या तो दोष में बदला जाए, उसके बाद तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। खैर, 5 साल से ऊपर का अगर कोई भी धारा लगती है, ये कानून कहता है, ये विधेयक, ये बिल जो संसद में लाया गया यही कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगता है जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा है, आपको जेल हो जाती है, तो कम से कम या फिर कहीं ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीना ही मिलेगा। अगर आप जमानत ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको अपना मंत्री पद, आप मुख्यमंत्री हैं तो वो कुर्सी, या फिर आप भले ही क्यों ना प्रधानमंत्री हैं, वो कुर्सी आपको छोड़नी होगी। अब अगले सत्र में जेपीसी में कौन कौन सांसदों को हिस्सा दिया जाता है, कौन कौन सांसदों को चुना जाता है, और जिस तरीके से वक्फ के लिए भी जेपीसी का चुनाव हुआ था और आखिर में वक्फ बिल पास हुआ था, सरकार ने वक्फ बिल को पास कराकर उसे भी कानून बनाया। अब देखना होगा कि ये जो बिल आया है ये कानून बन पाता है या नहीं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।